हेलो क्लास 12। आज फिर से एक बार लेकर आई हूँ मैं ज्योग्राफी, और ये रही निर्मल की बुक। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दे दिया है, और आज हम करेंगे थर्ड यूनिट। तो चलिए विषय सूची की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये रहा विषय सूची, जिसमें पहला है भौतिक भूगोल, जिसमें यूनिट वाइज दिया गया है। 4 यूनिट है जिसमें भूवर्तनिकी, दूसरा है भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं, तीसरा है जलवायु और चौथा है जलमंडल। इसी तरह से 3 चैप्टर कह सकते हो आप दिया गया है। मानव भूगोल के मूल तत्व, जिसमें 3 चैप्टर जैव मंडल, जनसंख्या और अधिवास। उसके बाद भारत का भूगोल, जिसमें 7 चैप्टर दिए गए हैं। भारत की जनसंख्या, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि, परिवहन तथा संचार, व्यापार और अर्थव्यवस्था, और है लास्ट प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जिसमें एग्ज़ाम किस तरह से आने वाला है उसका एक मॉडल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। तो अभी हम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने यूनिट 1 भू विवर्तनिकी दे दिया है, और सेकंड भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं भी दे दिया है। तो आज हम कर लेंगे जलवायु, क्लाइमेट। इसका भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग तो आधुनिक की बुक से पढ़ रहे हो, ये निर्मल की है, तो दोनों में पढ़ेंगे सिमिलर ही है क्वेश्चन, लेकिन कुछ अलग से है। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम में ये तो हमने हमारी बुक में नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैं हमेशा से सभी को कहती हूँ कि एक विषय से, एक बुक से, एक प्रकाशनी से रेडी मत कर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके जितने भी प्रकाशन निकले हुए हैं क्लास 12 में, अभी हमारा अवेलेबल है निर्मल और आधुनिक का। तो आधुनिक तो बुक स्कूल में चल ही रहा है, आप सबके पास में होगा। मैं निर्मल का लेकर आई हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तो आज पढ़ लेते हैं यूनिट 3 का जलवायु। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो बुक है ये यूनिट 3 जलवायु। तो बुक हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ध्यान एमसीक्यू सॉल्व करने पर देना है। तो चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये यूनिट 3 है और हम निर्मल की बुक से पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों के पास में आधुनिक की बुक है, आप वहाँ से भी पढ़िए, और मैं ऑप्शन में दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न मिला जुला के बनने वाले हैं दोनों बुक से। तो आप लोग एक ही बुक के भरोसे मत बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है वायुमंडल में जल वाष्प निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। आंसर होगा हमारा, चलिए एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। ऑप्शन डी है हमारा आंसर, उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल तरल से गैस में बदलता है। आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। तीसरा है वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्रता। अगला है चौथा नंबर, जल के द्रव अवस्था में गैस या ठोस अवस्था में बदलने में खर्च होने वाली ऊष्मा को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त ऊष्मा। अगला है 5वां नंबर, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्रक होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संतृप्त वायु। अगला है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है। आंसर है ऑप्शन सी, कोहरा। 8वां नंबर है जब अवक्षेपण तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा। 9वां नंबर है संघनन की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। आगे है 10वां नंबर है वायुमंडल में जल वाष्प का शीतलतम होने पर क्या होता है। आंसर है ऑप्शन सी, संघनन। 11वां नंबर है बादल परिणाम है। आंसर होगा ऑप्शन सी, संघनन का। 12वां नंबर है वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर जल कणों या हिम कणों के झूलते समूह को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, बादल। 13वां नंबर है ऊंचे वर्ग के बादलों में कौन शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा कपासी बादल। अगला है 14वां नंबर, आकाश में रुई के ढेर या विशाल पर्वताकार रूप में दिखाई देने वाले बादलों को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, कपासी बादल। अगला है 15वां नंबर, वैज्ञानिक टॉर वर्गरॉन का संबंध किस सिद्धांत से है।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वर्षा उत्पत्ति सिद्धांत। 16वां नंबर प्रश्न है, वर्षा की विलोमता देखने को मिलती है। आंसर है ऑप्शन बी ऊंचे पर्वतीय पठारों में। अगला है 17वां नंबर, हिमलवों हिमकणों के रूप में होने वाली वर्षा को कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए हिमपात। अगला है 18वां नंबर, दो विपरीत वायु राशियों के मिलन से होने वाली वर्षा को कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वाताग्री वर्षा। अगला है 19वां नंबर, वृष्टि छाया प्रदेश स्थित होता है। तो आंसर है ऑप्शन बी पवन विमुख ढाल पर। 20वां नंबर है, अति अल्प वर्षा वाले प्रदेशों में आते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला है 21वां नंबर, व्यापारिक हवाएं वर्षा करती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। 22वां नंबर है, संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 100%। अगला है 23वां नंबर, जल कणों या हिम कणों के धरातल पर गिरने की क्रिया को कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा। अगला है 24वां नंबर, संवहनीय वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। 25वां नंबर है, संपूर्ण वर्ष वर्षा होती है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में। अगला है 26वां नंबर, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा रहती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2%। अगला है 27वां नंबर, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण। 28वां नंबर है, धरातल के निकट वायु में लटके सूक्ष्म जलकणों के समूह को कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी कोहरा। 29वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी संवहनीय वर्षा। अगला है 30वां नंबर, धरातलीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस दशा का होना आवश्यक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी आर्द्र पवन की दिशा में पर्वतीय बाधा का होना। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। बी नंबर पर है सही और गलत आधारित प्रश्न। प्रश्न पहला है, ठंडी पाकर वायु संतृप्त होती है। दूसरा है, संतृप्त वायु में ही संघनन की क्रिया होती है। तो विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है दूसरा नंबर, कथन पहला है, ओस, पाला, कोहरा, धुंध, धूम्र कोहरा तथा बादल संघनन के विभिन्न रूप हैं। कथन दूसरा है, उषांक के ऊपर तापमान पर संघनन के विभिन्न रूप बनते हैं। और कथन तीसरा है, जब संघनन हिमांक से नीचे तापमान पर होता है तो पाला तथा पक्षाब किस्म के बादल बनते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी में कथन 1 और 3 सही है। अगला है तीसरा नंबर, पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। तो कथन में पहला है, पवनाभिमुखी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। दूसरा है, पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत वर्षा का प्रतिलोमन एक प्रमुख घटना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, बादलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो कथन पहला है, पक्षाब, कपासी, स्तरी तथा वर्षी ये चारों आकृतियों के आधार पर बनने वाले बादलों के प्रकार। दूसरा कथन है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, इनमें वर्षी सबसे कम वर्षा देने वाले बादल होते हैं। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला है सी नंबर पर है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आ गए हैं। तो इसे भी सॉल्व किया है मैंने। पहला नंबर है, हिमपात को मारने के लिए खालिस्तान नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी बर्फ गेज। अगला है दूसरा नंबर, राम वृष्टि रेखा मानचित्र किसके वितरण को दर्शाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी वर्षा। अगला है तीसरा नंबर, छोटे आकार और कम तीव्रता वाली वर्षा की बूंदों को खालिस्तान कहते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी फुहार। अगला है चौथा, स्मॉग, कोहरा और खालिस्तान का मिश्रण होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी धुआं। पांचवा नंबर है, वायु की संतृप्तता खालिस्तान पर निर्भर करती है। आंसर होगा ऑप्शन सी तापमान। छठवां नंबर है, वायुमंडलीय आर्द्रता का पृथ्वी तल पर गिरना खालिस्तान कहलाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए वर्षण। सातवां नंबर है, खालिस्तान का रूप ठंडी सतह पर बनता है जब संघनन हिमांक से नीचे होता है। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी में तुषार। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म होता है। तो बच्चों मैं बता दूं, आधुनिक की बुक में एक्सरसाइज किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें निर्मल की बुक में नहीं किया है। तो मैं आप लोगों के लिए इसे सॉल्व की हूँ ताकि मैं आप लोगों को दे सकूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो।
तो आप लोग बताइए किस तरह से सपोर्ट करेगा, कितना पढ़ना चाहते हो आप लोग दोनों बुक से। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छा लगेगा 2 बुक की पढ़ाई, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं दोनों बुक से, और बोर्ड में यही दोनों बुक से प्रश्न किए जाएंगे। मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं जब मेरे पाठ ख़त्म हो जाएंगे सारे एक्सरसाइज, तो मैं MCQ करके प्रश्न पत्र भी बना